गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हमारा शीत युद्ध का टॉपिक चल रहा है और आज की कक्षा में हम शीत युद्ध के अंत के संबंध में जो भी घटनाक्रम है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, उन सभी का अध्ययन करके आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखिए, हमने नए शीत युद्ध के कारण और उसके हाश के बारे में अध्ययन किया था हमने, और करीब 87-88 आते आते नया शीत युद्ध भी बिल्कुल पतन की और मंद अवस्था में हाश की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से हमने समझा कि नया शीत युद्ध भी पूर्णतः अंत की ओर अग्रसर हो रहा है। आज हम ये समझेंगे कि अभी जो शीत युद्ध हुआ, जो 1945 से लगभग 88-89 तक चला, इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू को हम लेकर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा वो क्या क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, शीत युद्ध न होता तो दुनिया में कुछ अलग तस्वीर होती, लेकिन शीत युद्ध हो गया तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, पहला तो ये है कि विश्व दो गुटों में बढ़ गया। आपको अच्छी तरह से पता है कि विश्व का दो गुटों में विभाजन हो गया और आतंक, अविश्वास और तनाव के दायरे का पूरा विस्तार हुआ। जब तक शीत युद्ध चलता रहा, पूरी तरह से एक अविश्वास, तनाव, द्वेष, इसका वातावरण बना रहा और हमेशा परमाणु युद्ध का पूरा भय बना रहा कि परमाणु युद्ध कब छिड़ जाए। तथा यूरोप का पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में विभाजन हो गया। अभी शीत युद्ध नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ सैनिक संधियां, सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य स्थापित हो गया। आप देखेंगे नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो, मेडो, न जाने कितनी सैनिक संधियां हुई, सैनिक गुट हुए। इसके अलावा शस्त्रीकरण की बहुत जबरदस्त अविरल रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण बढ़ा, यानी देवता और दानव वाले एक दूसरे को अपने आप को प्रतिष्ठापित करने की होड़ मची हुई थी। यही नहीं, दोनों महाशक्तियों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल पंगु बन चुका था तथा मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम थे उनकी उपेक्षा हो रही थी, क्योंकि पूरा ध्यान तो सैनिक शक्ति और अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करने पर दोनों शक्तियों का था। और विश्व राजनीति में स्थानीय युद्धों, अप्रत्यक्ष युद्धों को राजनीति अस्तित्व मानी शुरू हो गई। तो यह हम समझते हैं कि शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। लेकिन आप इसके सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विचार करें तो आपको पता चलेगा कि शीत युद्ध के कारण क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। तो सबसे पहले देखो, अगर शीत युद्ध नहीं होता तो आपको पता है गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में नहीं आता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अस्तित्व में आने का प्रमुख कारण शीत युद्ध ही था। इस कारण शीत युद्ध के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी प्रक्रिया का जन्म हुआ, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बल मिला। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिकी उन्नति, खासतौर से आणविक शक्ति में तीव्रता आई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय किसमें हस्तांतरित होगी, महासभा में हस्तांतरित हो गई। तथा राष्ट्रों की विदेश नीति में एक प्रकार से नए उपागम, जिसको अपन यथार्थवाद कह सकते हैं, यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। यही नहीं, शीत युद्ध के कारण शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रनीति के आर्थिक उपकरणों की भूमिका बढ़ी। तो ये समझ सकते हैं कि शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक प्रभाव भी कुछ बढ़े। तो हमें दोनों पक्षों को लेकर चलना है कि किस प्रकार से इस शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, अब हम देखते हैं शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध किस प्रकार से अंत की ओर बढ़ रहा है, उसका अंत क्यों हुआ, ऐसा क्या था, एक एक करके हम सब महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए, आप जिनेवा वार्ता नवंबर 1985 में 1982 में ये जो वार्ता हुई, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और गोर्बाचेव मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन तथा सोवियत संघ के उनके समकक्ष
गोर्बाचेव मिले। अब जो ये संधि हुई या वार्ता हुई, इसमेमें ये हुआ कि परमाणु युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाएगा, हथियारों के होड़ पर काबू किया जाएगा तथा एनपीटी जो संधि 1968 में हुई थी इसको प्रभावी रूप से बनाए रखेंगे तथा रासायनिक हथियारों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रखेंगे। तो इस प्रकार के 4 बिंदुओं पर सहमति बनी। कहाँ पर? जेनेवा वार्ता में। फिर आप देखेंगे कि रीगन और गोर्बाचेव पुनः एक बार शिखर यात्रा होती है आइसलैंड के रिकजाविक में लगभग अक्टूबर 1986 में। और यहाँ पर स्टार वार्स पर रीगन के अड़े रहने पर यह वार्ता पूर्णतः सफल तो नहीं हुई, मतलब सफल भी नहीं हुई, असफल भी नहीं हुई, दोनों का मिला जुला स्वरूप हमें दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन एक बात तय हुई कि अमेरिका और सोवियत संघ आपस में जो भी जानकारी जो आवश्यकता थी वो देने पर सहमति बन गई। फिर आप देखेंगे 1987 में सोवियत संघ और अमेरिका की फिर शिखर वार्ता होती है और INF संधि पर हस्ताक्षर संपन्न होते हैं इस संधि में। अब इस INF जो संधि हुई इसका मूल उद्देश्य ये था कि महाशक्तियों में रचनात्मक सुधार किया जाए तथा युद्ध को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प बने तथा निशस्त्रीकरण की ओर अग्रसर हो। तो ये INF संधि के तहत उन्होंने ये तय किया गया। फिर आप देखेंगे कि रीगन और गोर्बाचेव पुनः शिखर वार्ता 1988 में हुई है मॉस्को में और उसमें भी लगभग यही बातें हुई। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वह पूर्वी यूरोप के देशों से यानी पूर्वी यूरोप जहाँ पर सोवियत संघ का नियंत्रण था वहाँ से अपने 5 लाख सैनिक हटा लेगा और परंपरागत हथियारों में काफ़ी कटौती करेगा। तो जब इस प्रकार के जो एक बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए जा रहे थे तो स्वाभाविक है कि अब शीत युद्ध बिल्कुल अंत के कगार पर पहुंच चुका है। फिर जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर और गोर्बाचेव की पुनः दिसंबर 1989 में वार्ता हुई। ठीक है, सोवियत संघ और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता हुआ और सबसे बड़ा घटनाक्रम आपको बताया कि 9 दिसंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया, बर्लिन की दीवार ध्वस्त की गई। ठीक है, तो जो बर्लिन को 2 भागों में जो विभाजित करने वाली दीवार थी अब इसको तोड़ दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इस दीवार के तोड़ने के बाद में 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी था उनका एकीकरण हो गया, आर्थिक और राजनीतिक पूरी तरह से एकीकरण हो गया। ठीक है, और सोवियत संघ है वो अफगानिस्तान से भी बाहर हो गया। आपको पता है कि जब नया शीत युद्ध शुरू हुआ तो नए शीत युद्ध की शुरुआत कहाँ से थी? जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया तब से शुरू हुआ था और अब अफगानिस्तान से बाहर निकल गया है तथा कई अपने जो स्थानीय युद्ध थे उनको समाप्त कर दिया गया सोवियत संघ ने। फिर नाटो ने खुद घोषणा कर दी शीत युद्ध की समाप्ति की। 6 जुलाई 1990 को राष्ट्रपति बुश ने कहा कि नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों के बीच में शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। ये बुश की घोषणा थी। ठीक है, इसी प्रकार से हेलसिंकी में गोर्बाचेव और बुश दोबारा मिले 1990 में, सितंबर 1990 में। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हो गई 1990 में। ठीक है, अब ये जो 1990 में जो वार्सा नाटो का जो ऐतिहासिक संधि हुई इसमें दोनों के शासनाध्यक्ष और साथ साथ इसके जो भी सदस्य राष्ट्र थे उन सभी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस संधि के द्वारा यूरोप से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। फिर अब जो वार्सा पैक्ट था उसको भी समाप्त कर दिया गया। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में उसको वार्सा पैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। फिर आप देखेंगे जो मॉस्को शिखर सम्मेलन 1991 में होता है, मॉस्को में जॉर्ज बुश सीनियर तथा गोर्बाचेव के मध्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें एक महत्वपूर्ण संधि सामरिक हथियार में कटौती जो ऐतिहासिक संधि कहला जाती है और इसको नाम जाना जाता है स्टार्ट संधि। स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए और इसे 30% परमाणु शस्त्रों में कटौती का निर्णय किया गया। वहीं नाटो ने भी कह दिया कि हम भी शस्त्रों में 80% तक की कटौती करेंगे। और यही नहीं, सितंबर 1991 में अफगानिस्तान समझौता हुआ। मॉस्को में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य यह समझौता संपन्न हो गया। ठीक है, और सोवियत संघ ने अपनी पूरी सैन्य सामग्री की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी। तो आप समझिए विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हुए जा रहे हैं
संधियाँ हो जा रही है। शिखर सम्मेलन के द्वारा जो भी शीत युद्ध के तनाव के केंद्र थे सबको तोड़ा गया, सबको समाप्त कर दिया गया। जहाँ जहाँ हस्तक्षेप था उस हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया और वो अपनी सेनाएं वापस बुला ली गई और प्रति वर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी धीरे 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 बिल्कुल शीत युद्ध अंत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो भी तथ्यात्मक जानकारी थी उससे आपको रूबरू करवाया कि इन महत्वपूर्ण चरणों के द्वारा इस प्रकार से ये सब शीत युद्ध है वो अंत की ओर बढ़ रहा है। अब देखो, ये तो सब हुआ कि मॉस्को शिखर सम्मेलन है, हेलसिंकी सम्मेलन है, कि जो भी सम्मेलन हुए रीगन गोर्बाचोव के मध्य, बुश गोर्बाचोव के मध्य, ये तो होना ही था क्योंकि शीत युद्ध जब अंत की तरफ बढ़ा है तो शांति स्थापित करने के लिए ऐसे कदम उठाने बेहद आवश्यक होते हैं। लेकिन एक आपके मन में एक प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि ऐसी क्या स्थितियाँ बनी, ऐसे क्या कारण बने कि अब शीत युद्ध को समाप्त करना ही पड़ा आखिर में। ऐसी क्या मजबूरियाँ हो गई दोनों राष्ट्रों की कि वो शीत युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़े। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण है मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं उनकी नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचोव का जो व्यक्तित्व है और उनकी नीतियाँ हैं, इसने शीत युद्ध के अंत करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, आप सभी को पता है कि 1985 में सोवियत संघ की जो बागडोर है वो मिखाइल गोर्बाचोव के हाथ में आई 1985 से। अब स्टालिन को शीत युद्ध का जनक माना जाता है तो वहीं गोर्बाचोव को शीत युद्ध के अंत करने वाले नेता के रूप में याद किया जाता है क्योंकि स्टालिन के समय शुरू हुआ था। स्टालिन, क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, उसके बाद में गोर्बाचोव आए। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से शीत युद्ध का जनक स्टालिन को कहा जाता है तो वही शीत युद्ध के अंत करने वाला जो नेता है या जो व्यक्तित्व है वो है गोर्बाचोव। अब इन्होंने जो लौ आवरण की नीति थी उसको तोड़ा और अपनी कई नीतियों को उन्होंने लागू किया, जिसको हम कह सकते हैं कि उस्कोरेनी, जिसको हिंदी, देखो ये जो नाम है वो रशियन लैंग्वेज में है, इसका मैंने आपको कोष्टक में हिंदी अर्थ भी दिया हुआ है। उस्कोरेनी यानी त्वरण, पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, ग्लासनोस्त यानी खुलापन। ये तीनों क्या क्या नीतियाँ थी एक एक करके हम समझते हैं। अब ये देखो, ये जो नीतियाँ थी वो एक तो सोवियत संघ मतलब रूस की जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार करना, साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये नीतियाँ लागू की। एक एक करके हम इन सबका विस्तृत विश्लेषण करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं उस्कोरेनी यानी त्वरण। इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार से परिवर्तित करना कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अधिक गतिशील, कुशल व समाजोन्मुख हो। कहने का तात्पर्य वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको इस प्रकार से चेंज करना कि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में जो आवश्यकताओं की पूर्ति है या उनकी आवश्यकताओं के लिए जो भी उनको जरूरत है उसमें एक तो बहुत गतिशीलता है तथा कुशल और समाज के लिए उपयोगी हो। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लोगों की आवश्यकता पूरी करें तथा इसके तहत जो भी संसाधन है उन संसाधनों के इस्तेमाल की अपेक्षा उनमें एक स्किल डेवलपमेंट करना यानी कार्यकुशलता में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाना, ताकि कार्यकुशलता के साथ उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों के जीवन स्तर और लोगों की जो महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं और समाज की जो आवश्यकताएं उनको तीव्र गति से और एक गतिशीलता के माध्यम से पूर्ण की जा सके। इसको कहते हैं त्वरण या उस्कोरेनी, यानी उसमें बहुत एक इस प्रकार का बल देना ताकि वो अच्छे ढंग से वापस तेज गति से आगे बढ़ सके, यानी एक नई ऊर्जा देना, नए जोश देना उस व्यवस्था में। ये कहलाता है उस्कोरेनी। एक है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का हिंदी सामान्य अर्थ होता है पुनर्गठन या पुनर्संरचना, यानी जो भी संरचना है उसका एक नए सिरे से गठन करके उसमें बदलाव करके जो भी उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ बदलनी है उसको बदल करके नई चीज़ उसमें समावेश करके एक प्रकार से उसका रिक्रिएट करना। तो ये इसका जो मकसद था वो यही था पेरेस्ट्रोइका कि एक तो सामाजिक और आर्थिक प्रगति में तेजी लाना, समाज का व्यापक लोकतांत्रिकीकरण करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, व्यक्ति का नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना, समाज की विकृतियों का पर्दाफाश करना। इन सब का यानी सामाजिक रूप से पूरी तरह से नवीनता, एक ऐसे समाज का विस्तार करना
जब मानव की गरिमा और मानव का गौरव केंद्र में रहकर ही आगे बढ़ाया जा सके। ये कहलाता है पेरेस्ट्रोइका, यानी मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। और इसके तहत यही नहीं है कि केवल हमारा मानवीय पहलू या हम उसके सामाजिक पहलू, आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने सुधार किया, जिसके तहत अपन समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार है, लीज व्यवस्था है, कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था के माध्यम से निजी खेती को प्रोत्साहन दिया गया, कृषि में सहकारी संगठन को ज़्यादा महत्व दिया गया, उपभोक्ता उद्योग का विकास किया गया, मजदूरी वेतन को उत्पादकता से जोड़ा गया, कार्यकुशल श्रमिकों को अधिक वेतन और सुविधा प्रदान की गई। तो इनके माध्यम से एक प्रकार से नवीन संरचना का गठन करना। अगला है ग्लासनोस्त। अब देखो, ग्लासनोस्त का अर्थ होता है सामान्यतः खुलापन। देखो, पहले लो आवरण की नीति थी, दुनिया में क्या हो रहा है इनको कोई पता नहीं, अपने देश के अंदर ही एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह। तो ये क्या है कि ग्लासनोस्त है, इसके तहत मतलब खुली बहस को प्रोत्साहित किया गया, खुली बहस को प्रोत्साहन दिया जाने लगा, जिसमें लोकतंत्र की शक्तियाँ सुदृढ़ हुई। ग्लासनोस्त का विस्तार सभी कार्यों में नियोजन और प्रशासन में किया जाए, सारे देश में प्रादेशिक, आर्थिक, जातीय, युवा वर्ग संबंधी, परिवेश संबंधी, सामाजिक और अन्य समस्याओं पर खुली बहस की जाए, ताकि लोगों को सही और सुनिश्चित राय का पता चल सके। इसके लिए उन्होंने ये समाज में एक प्रकार से ग्लासनोस्त अर्थात खुलापन का उन्होंने समावेश किया। और इस नीति को तो समझ सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी 3 महत्वपूर्ण नीतियाँ उस्कुरेनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से अपना जो नीतियाँ लागू की, इससे शीत युद्ध के अंत में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा कारण देखें तो सोवियत संघ की ऐसी आर्थिक मजबूरियाँ थी कि सोवियत संघ अब बिल्कुल बर्बाद कगारी पर पहुंच चुका था, उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। अब उसकी स्थिति नहीं थी कि वो स्वयं और उसके सहयोगी राष्ट्रों के लिए वो लड़ सके। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर राष्ट्र हो चुका था, इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। तो आर्थिक मजबूरियाँ ऐसी हो गई कि अब वो शीत युद्ध का सामना करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और यही नहीं, अपन देखते हैं कि सोवियत संघ का बिखराव हो गया, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना गया, काफ़ी राष्ट्र उसमें से निकल गए थे, तो वो ऐसे भी कमज़ोर हो गया था। और जो भी साम्यवादी देश थे, जो भी सोवियत संघ के नियंत्रण में या उनका प्रभावित जो भी राज्य थे या अपने गुट में थे, अब वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को परित्याग करके लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया गया। यानी वहाँ पर एक जो पश्चिमी उदारवाद है और पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको स्वीकार करना धीरे धीरे स्वीकार कर दिया। तब सोवियत संघ ने सोचा कि अब धीरे धीरे स्थितियाँ हाथ से निकल रही हैं और हम क्यों उसी प्रकार से बने रहें। मैं चाहता हूँ कि सबको अपन अपने भाग्य का निर्धारण करने दो। तो उन्होंने धीरे धीरे जो भी साम्यवादी खेमे में राष्ट्र थे, पूर्वी यूरोपीय देश धीरे धीरे निकल रहे हैं, लोकतंत्र की वहाँ पे आगाज हो रहा है, वहाँ पूरी तरह से बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था यानी पूरी तरह से कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ अग्रसर है। ठीक है, तो ये स्थिति हो रही थी, उनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे सब हाथ से निकल रहे हैं। फिर सोवियत संघ का खुद का बिखराव हो गया और जो खुद की आर्थिक मजबूरियाँ थी, तो मजबूरी में फिर उनको ये उस्कुरेनी, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त जैसी नीति अपनानी पड़ी। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इन सभी कारणों की वजह से शीत युद्ध समाप्त हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया। फिर आप देखिए 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने की मतलब घोषणा की या प्रस्ताव पारित कर दिया और स्वयं के भंग होने की पूरी घोषणा हो गई। ठीक है, इसलिए गोर्बाचेव को राजनीतिक इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गोर्बाचेव को पूर्वी यूरोप की स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है और जर्मनी के एकीकरण का नायक के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उपरोक्त सभी कारणों की वजह से जो शीत युद्ध है, जो एक दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य एक लंबे काल तक करीब 45 वर्ष तक जो चला, उसका धीरे धीरे अंत हो गया और 1990-91 के बाद तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब दुनिया में एक ही महाशक्ति या एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में
अब अमेरिका अस्तित्व में है और अमेरिका का जो जिस प्रकार से दबदबा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अपना प्रभाव है वो अपन को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने स्पष्ट किया कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या क्या कारण हैं और शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ।